नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम हिंदी में विशेषण की बात करेंगे, जो सामने आपके लिखित है विशेषण। ये जो विशेषण टॉपिक है, ये विशेषण आर ओ और ARO के सिलेबस में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द बनते हैं। ARO के एग्जाम में विशेषण से तो प्रश्न बनते ही हैं, लेकिन एक प्रश्न विशेष और विशेषण इसका क्या होगा, इससे बनता है। तो आज की कक्षा में हम विशेषण को पढ़ेंगे और जो इसका दूसरा पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि विशेष है जो उससे विशेषण कैसे निर्मित होता है, विशेषण उसका क्या होता है। तो ARO में तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। शेष जितने भी एग्जाम होते हैं विशेषण से तो प्रश्न सबके सब पूछते ही हैं। तो उसमें कोई भेद से पूछ लेता है, तो कोई विशेष विशेषण से पूछ लेता है, कोई उद्देश्य विशेषण से पूछ लेता है। तो विशेषण के प्रश्न वहाँ से निर्मित हो जाते हैं। लेकिन ARO का जो स्पेसिफिक एरिया है वो क्या है, वो ये है, यहाँ से ही बनते हैं, है ना। बाकी जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें तो विशेषण से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज हम विशेषण की बात आपसे करते हैं कि विशेषण क्या है। मैंने लिख रखा है विशेषण क्या है। तो अगर यहाँ पे पूछे कि विशेषण क्या है, तो विशेषण का मतलब होता है ना, विशेषण का मतलब होता है यानी कि विशेष कह लें, विशेष की विशेषता बतलाना। विशेष विशेष कह लो, विशेष कह लो, या फिर इसी को हम ये कह सकते हैं कि ये विशेष जो होता है संज्ञा भी होती है और क्या होता है, सर्वनाम भी होता है। सामान्यतया संज्ञा होता है, लेकिन क्या होता है, सर्वनाम भी होता है इसकी जगह पे। अर्थात ये कह सकते हैं कि विशेष या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं, विशेषता बतलाने वाले शब्द, बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो विशेषण कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि विशेष की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या होते हैं, तो विशेषण होते हैं। कभी प्रश्न परीक्षा में आ जाए कि विशेष क्या होते हैं, तो विशेष सामान्यतया संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में संज्ञा और सर्वनाम दोनों दिया है और ऑप्शन ए दिया है, ए और बी, तो फिर दोनों को टिक करेंगे। अगर केवल एक चुनना होगा तो किसको टिक करेंगे, तो संज्ञा को टिक करेंगे। यानी कि सामान्यतया संज्ञा ही विशेष होती है, लेकिन अगर संज्ञा नहीं दी है तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम भी विशेष हो जाता है। ये मैंने बात कर लिखा है कि विशेषण की। अब इसमें जो पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है, विशेषण से कुछ पॉइंट हैं जहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो मैंने नोट डाल दिया। और पहला क्या होता है, पहला प्रश्न ये यहाँ से बन जाता है कि एक होता है हमारे सामने कि विशेष के बिना कुछ विशेषण संज्ञा की भांति प्रयुक्त हो जाते हैं। मान लो कोई वाक्य है और इसमें विशेष नहीं है, तो वो एज कैसे प्रयोग होगा, तो संज्ञा की तरह से होता है। किस तरह से होता है, तो संज्ञा की तरह से होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि विशेष के बिना, किसके बिना, विशेष के बिना, विशेष के बिना, है ना, विशेष के बिना अगर कोई वाक्य यानी कि जिसमें संज्ञा नहीं है या सर्वनाम नहीं है, विशेष नहीं दिया हुआ है, तो वो किस तरह से होता है, तो विशेष के बिना कुछ विशेषण संज्ञा की तरह प्रयोग होते हैं। किस तरह से, संज्ञा की तरह से प्रयोग होते हैं। संज्ञा की तरह से, तो संज्ञा की तरह से कैसे प्रयोग होते हैं। अगर मैं ये कह दूं, उस मोटे को देखो, उस मोटे को देखो, ये मैंने वाक्य लिख दिया, उस मोटे को देखो। तो अगर इसमें हम देखें तो विशेषण ही है, लेकिन वो एज कैसे प्रयोग हो रहा, संज्ञा की ओर, क्योंकि आपने कहा उस मोटे को देखो, इशारा कर दिया। तो जिस व्यक्ति की ओर आप इशारा कर रहे थे वो व्यक्ति क्या हो गया, तो वो व्यक्ति हमारा क्या बन गया, संज्ञा बन गई। तो इसमें जो मोटा शब्द है वो विशेषण है, लेकिन किस रूप में है, तो एज ए संज्ञा के रूप में है। यानी कि उस मोटे को देखो, तो जो मोटा व्यक्ति है वो क्या हो गया, संज्ञा की तरह से प्रयुक्त हो रहा है। जैसे अगर एक वाक्य और अपना लिखना चाहें, बड़ों का कहना मानना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो बड़ों का कहना मानना का मतलब क्या हो गया, बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो बड़ों का क्या हो गया, विशेषण हो गया। और ये किस तरह से प्रयोग हुआ, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हुआ, इसलिए क्या हो गया, ये विशेषण विशेष
विशेष इसमें नहीं है, यानी कि संज्ञा नहीं दी थी, लेकिन ये प्रयोग कैसे हो रहा है, एज ए संज्ञा के रूप में हो रहा है। तो मैंने आपको ये समझाया कि कोई वाक्य अगर उसमें विशेष नहीं दिया हुआ है और विशेषण दिया हुआ है तो विशेषण संज्ञा की तरह से प्रयोग होता है। जैसे इस वाक्य में मोटा था, मोटे था, इसमें क्या हो जाएगा, तो बड़ोका हो जाएगा। किस तरह से प्रयोग होता है, तो संज्ञा की तरह से प्रयोग होता है। अब यहीं पे अगर दूसरा नोट हम देख लें विशेषण से क्या बनता है, दूसरा क्या बन जाएगा, अगर पुनरुक्त शब्द हैं, कैसे शब्द हैं, पुनरुक्त, पुनरुक्त शब्द अगर वाक्य में दिए हैं तो अगर कोई विशेषण पुनरुक्त हो रहा है तो उस वाक्य में अतिशयता आ जाती है, क्या आ जाती है, तो अतिशयता आ जाती है। जैसे मैं एक वाक्य लिख दूं कि अगर कहीं पे पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो वाक्य में क्या आ जाएगी, अतिशयता आ जाएगी। जैसे यहाँ हरी हरी घास दिखाई दे रही है, यहाँ हरी हरी, यहाँ हरी हरी घास दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, दे रही है। तो यहाँ हरी हरी घास दिखाई दे रही है, तो हरी हरी क्या हो गई, पुनरुक्त शब्द हो गई, 2 बार रिपीटिशन है, इसलिए हरी हरी क्या बन गया, हमारा विशेषण बन गया। लेकिन 2 बार आया है तो इसमें क्या है, हरी हरी, अर्थात यहाँ पे बहुलता है ना। तो अतिशयता का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है। तो हरी हरी का मतलब सबसे ज़्यादा हरी घास यहाँ पे है ना, इसलिए यहाँ पे शब्द क्या हो गया, हरी हरी। कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं, तो जो रिपीटिशन में आते हैं और एक ही शब्द क्या हो, योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा हो और रिपीटिशन में वही लिखा हो तो उसे क्या कहते हैं, तो पुनरुक्त शब्द कहते हैं। तो ये मैंने 2 पॉइंट आपसे क्या कर दिए, क्लियर कर दिए, जो विशेषण से बनते थे। अब तीसरा नोट क्या हो जाएगा, अगर इसी का हम तीसरा हिस्सा देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम तीसरा आपसे कहें कि तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा अगर देख लें तो आप ये कह सकते हैं कि विशेषण 2 तरह का होता है सामान्य रूप में, है ना। यानी कि उद्देश्य विशेषण एक हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण, है ना, उद्देश्य विशेषण, और एक होता है विधेय विशेषण। क्या होता है, तो विधेय विशेषण होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि ये उद्देश्य है कि विधेय है, तो अगर कोई कर्ता दिया है, क्या दिया है वाक्य में, कर्ता दिया है, कर्ता क्या हो सकता है, या तो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम हो सकता है ना, संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। इसी को आप क्या कह सकते हैं, इस कर्ता को आप क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे, क्या कहेंगे, विशेष कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कर्ता संज्ञा सर्वनाम हो सकता है और संज्ञा सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं, तो ये आपको समझ आ गया कि विशेष क्या बन गया, संज्ञा और सर्वनाम बन गया। तो इसको मैंने गायब कर दिया। तो अगर विशेष के कोई पूर्व, बीच में कोई विशेष है और विशेष से पूर्व अगर क्या आ जाए, विशेषण आ जाए, है ना, विशेषण आ जाए, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कर्ता या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अगर विशेष के कोई बाद विशेषण शब्द आ जाए, है ना, यहाँ पे कोई विशेषण शब्द आ जाए, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम कहेंगे उद्देश्य की जगह क्या हो जाएगा, विधेय, क्योंकि ये क्रिया के पार्ट में आ रहा, इसे विधेय विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे। यानी कि विशेष से पहले आ जाए तो इसी इतने को क्या कहेंगे, कर्ता या उद्देश्य विशेषण। विशेष के बाद आ जाए तो इसे कहेंगे विधेय विशेषण। क्या कहेंगे, तो विधेय विशेषण कहेंगे। जैसे मैं वाक्य से अगर स्पष्ट करना चाहूँ आपके सामने, तो आप आसानी से ये कह सकते हैं कि चतुर बालक काम कर लेते हैं। जैसे वाक्य मैंने लिख दिया, चतुर बालक काम कर लेते हैं, चतुर बालक काम कर लेते हैं, ये मैंने वाक्य लिख दिया, चतुर बालक काम कर लेते हैं। अब विशेष क्या है, बालक, और बालक से पहले चतुर आ गया, तो ये क्या बन गया, कौन सा बन गया, तो उद्देश्य विशेषण बन गया। क्या बन गया, तो ये उद्देश्य विशेषण बन गया। अगर मैं एक वाक्य और लिख दूं आपको समझाने के लिए कि विधेय विशेषण कैसे होगा, तो आप यह कह सकते हैं, यह बालक चतुर है। जैसे मैंने वाक्य लिख दिया, यह बालक चतुर है, यह बालक चतुर है, यह बालक चतुर है। तो ये बालक, यह हो गया, और बालक हो गया, ये क्या हो गया, विशेष, और विशेष के बाद क्या आ गया, विशेषण। तो ये बन जाएगा कौन सा,
विधेय विशेषण का वाक्य। काहे का बन जाएगा? तो विधेय विशेषण का। तो इस तरह से मैंने दो वाक्यों की तरह तुमको समझा दिया, आपको समझा दिया मैंने, है ना। ये बतला दिया कि विशेष विशेषण और उद्देश्य विशेषण कैसे निकालेंगे। अगर प्रश्न में कभी आता है, कर्ता के पार्ट में अगर विशेषण आ रहा है या वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। और अगर प्रेडिकेट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो विधेय विशेषण कहलाएगा। या क्रिया से पहले आ रहा तो क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। तो एक तरह से मैंने आपको पहचानना बता दिया और मैंने एक क्रिया का भी रूप लेके बता दिया। तो आपको जो सबसे आसान लगे उससे, साधारण इसी से निकालेंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। तो इससे आप क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा विशेषण किस तरह से प्रयोग होगा। तो ये मैंने बातें कर दी कहे कि विशेषण की। अब एक नोट और इसमें आ जाता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। अब एक आ जाता है इसमें प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रविशेषण किसे कहते हैं? यानी कि जब वाक्य में दो विशेषण आ जाए, है ना, यानी कि एक पहले से कोई विशेषण हो और इस विशेषण से पहले भी क्या हो जाए? एक विशेषण शब्द आ जाए और ये विशेषण शब्द इस विशेषण की विशेषता बतलाता हो। क्या बतलाता हो? तो विशेषता बतलाता हो। तो इसे क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गंगा बहुत लंबी नदी है, बहुत लंबी नदी है, बहुत लंबी नदी है। तो गंगा लंबी नदी है, ये इसकी विशेषता थी, लेकिन आपने क्या लगा दिया? बहुत। तो बहुत किसकी विशेषता बतला रहा? लंबी की। यानी कि ये क्या बन गया? प्रविशेषण। ये क्या बन गया? तो प्रविशेषण बन गया। ये हमारा प्रविशेषण बन गया। क्या बन गया? प्रविशेषण। क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बतला रहे हैं, क्या बन जाएगा? तो प्रविशेषण बन जाएगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि गंगा बहुत लंबी नदी है। तो ये दोस्तों क्या बन गया? प्रविशेषण बन गया। यानी कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो प्रविशेषण कहलाते हैं। और जब दो विशेषण होते हैं तो पहला क्या होता है? द्वितीय जो ये है लंबी नदी है ना, ये क्या हो जाता है? एक प्रमुख हो जाता है और दूसरा गौड़ हो जाता है ना। यानी कि एक प्राइमरी हो जाता है और एक सेकेंडरी हो जाता है ना। क्योंकि इसमें दो विशेषण आ गए। तो गंगा बहुत लंबी नदी है, तो बहुत लंबी का मतलब लंबी उसकी विशेषता थी, बहुत जोड़ दिया तो क्या हो गया? और लंबी हो गई। इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं ना, विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों विशेषण 4 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 4 तरह का। विशेषण के 4 प्रकार बताए गए हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण है। तो पहला ही होता है कौन सा? गुणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक, संख्यावाची विशेषण होता है। और तीसरा देखें तो परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। और अगर हम चौथा देखें तो इसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। इसकी कल मैंने बातें विशेषण सर्वनाम में किया था, है ना। तो ये क्या हो गए? 4 हो गए। गुणवाचक का मतलब क्या होता है? जब किसी विशेष के गुण या दोष दोनों की बातें की जाए या दोनों में से किसी एक की बात की जाए तो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इसे क्वालिटेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्वालिटेटिव, है ना, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब गुण। और गुण मनुष्य के अंदर दोनों हो सकते हैं। किसी व्यक्ति की वस्तु के अंदर कितने हो सकते हैं? 2। या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो जितना भी प्रकार है वो क्या हो जाएगा हमारा? तो गुणवाचक बन जाएगा। अब अगर हम बात करें कि गुणवाचक कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ हम मुख्य शब्द लिखे देते हैं। अगर ये याद रहेंगे आपको तो आप ये हमेशा याद रखेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो पहला अवस्था हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल लिखे देता हूं, जैसे बुढ़ापा, जवानी, ये क्या होगी? अवस्थाएं हो गया। अधेड़, है ना, ये सब क्या होगी? अवस्थाएं होगी। तो अवस्था अगर कहीं भी दी है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? गुणवाचक। ठोस, द्रव, गैस ये दे दिया, वो भी अवस्था है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? गुणवाचक। कहीं पे अवस्था दिया है तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक। कहीं पे स्वाद दिया हो, स्वाद कैसा भी हो, कसैला हो, मीठा हो, खट्टा हो, तीखा हो, तो ये सब क्या बन जाएगा? गुणवाचक विशेषण। इसी तरह से दिशा दी हूँ तब भी हमारा ऊपर नीचे, अंदर बाहर, दाएं बाएं, ये सब के सब क्या हो जाएंगी? दिशाएं हो जाएंगी। जितने भी प्रकार की आप दिशाएं पढ़ते हैं
सामान्यतया 10 मानते हैं, लेकिन दाएं बाएं ऐसा जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा गुणवाचक बन जाएगा। तो जितनी दिशाएं हैं वो सब की सब क्या है, गुणवाचक। जितने रंग हैं, काला गोरा हरा पीला नीला, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे गुणवाचक हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम आपसे कहना चाहें कि और आप क्या लिख सकते हैं गुणवाचक विशेषण में, तो आप ये कह सकते हैं जितना स्थान है ना, स्थान लिख सकते हैं, स्थान के नाम लिख सकते हैं, वो भी गुणवाचक हो जाएगा। गुण को लिख लें, अच्छाई बुराई है ना, ये सब गुण हो गए। दोष लिख सकते हैं, खराब है, बदमाश है, ये सब क्या हो गए, हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से अगर कहना चाहे तो आप स्पर्श लिख सकते हैं, जितने भी प्रकार के स्पर्श हैं, जितने भी प्रकार की गंध है, ये सब की सब क्या है, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं दुनिया की कोई भी क्वालिटी हो, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, किसके अंतर्गत रखेंगे, तो केवल और केवल गुणवाचक के अंतर्गत रखेंगे। ये मैंने स्पष्ट कर दिया कि गुणवाचक कैसे आप निकालेंगे, गुणवाचक कैसे आप बनाएंगे, या गुणवाचक कैसे छाटेंगे, तो ऐसे ही आपको वहाँ से क्या होगा, निकालना होगा। तो ये बात मैंने कर लिखा है कि गुणवाचक की कर ली। दूसरा होता है संख्यावाची, ठीक है, संख्यावाची, इसको साफ कर रहे हैं। संख्यावाची, तो संख्यावाची क्या हो जाएगा, संख्यावाची दो तरह का होता है। संख्यावाची का मतलब जहाँ पे संख्याओं, आप ये कह सकते हैं ना, जहाँ पे विशेष की संख्याओं की गणना हो, है ना, जहाँ पे विशेष की संख्याओं की गणना हो, उसे क्या कहेंगे, तो संख्यावाची कहेंगे। और ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो 5 प्रकार का होता है। जैसे ये 5 प्रकार का होता है संख्यावाची। और प्रश्न यहाँ से सीधे आएगा तब तो कर लेंगे, लेकिन जब यहाँ से आता तो आपको ये समझना पड़ेगा वो कौन से 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा गणना बोधक, है ना, गणना बोधक। गणना बोधक, जब किसी वस्तु की गणना की जाए, है ना, जब विशेष की गणना की जाए तो उसे क्या कहेंगे, गणना बोधक कहेंगे। या आप ये कह सकते हैं कि गिनती या अंकों का बोध हो, किसका हो, गिनती या अंकों का बोध हो, अंकों का बोध हो तो क्या हो जाएगा, तो हमारा गणना बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गणना बोधक हो जाएगा। अगर उदाहरण के तौर पे हम कहना चाहें आपसे तो आप ये कह सकते हैं 3 है, 7 है, 2 है, 5 है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। 2 है, 3 है, 4 है। जैसे सोहन के 4 पुत्र हैं, सोहन के 4 पुत्र हैं, सोहन के 4 पुत्र हैं, तो कितने पुत्र हैं, 4। क्या हो गया, गणना बोधक हो गया। अगर हम गणना बोधक के आगे बढ़े कि दूसरा इसका और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो क्रमवाचक। क्या कहते हैं, क्रमवाचक, क्रमवाचक विशेषण, है ना, क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक का तात्पर्य क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या हो गए, क्रम हो गए हमारे, है ना। जैसे सोहन का पहला पुत्र, सोहन का पहला पुत्र डॉक्टर है, डॉक्टर है, तो कौन सा पुत्र, पहला पुत्र, तो ये हो गया क्रमवाचक। इसी तरह से अगला देखें तो उसे आप कह सकते हैं आवृत्ति बोधक, है ना। क्या कह सकते हैं, तीसरा आवृत्ति बोधक हो सकता है। आवृत्ति बोधक का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, तो आवृत्ति बोधक का मतलब जिसकी बारंबारता ज़्यादा उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति हो जाती है। या इसे इंग्लिश में, अपने साइंस में फ्रिक्वेंसी कहते हैं, वैसे हिंदी में इसे क्या, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार, है ना, रिपीटिशन हो। तो आवृत्ति बोधक का मतलब हो गया कि आप ये कह सकते हैं कि सोहन के पास, है ना, मोहन की अपेक्षा चौगुना संपत्ति है ना, चौगुनी संपत्ति है। तो दुगुना, तिगुना, चौगुना, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ये आवृत्ति बोधक बन जाएगा। चौगुना, दुगुना, तिगुना, है ना, तिगुना, तो ये सब के सब क्या बन जाएंगे, तो आवृत्ति बोधक बन जाएंगे। इसी तरह से अगर हम आपसे और कहना चाहें कि चौथा स्तंभ इसका क्या होता है, तो चौथा होता है समूह। क्या होता है, समूहवाचक कह लो, या इसे समुदायवाचक भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों, तो समुदायवाचक भी बोल देते हैं। तो जहाँ पे एक समूह की बात हो, समुदाय की बात हो जब विशेष के, तो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक या समुदायवाचक कहेंगे। जैसे आप ये कह सकते हैं कि दोनों, चारों, है ना, दर्जन, पंसेरी, कौड़ी, ये सब क्या होते हैं, तो समूह होते हैं। क्या होते हैं, तो समूह होते हैं, है ना। जैसे मैंने लिख दिया पंसेरी, जिसको आप पसेरी बोलते हैं, है ना, तो पंसेरी एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है और बाकी मैंने आपको समझा रखे हैं।
अब मैं आपसे बोलूँ अगला क्या होता, तो क्या होता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक, और प्रत्येक बोधक का तात्पर्य है कि हम में से प्रत्येक, है ना, गिनती जब हो तो क्या होता है प्रत्येक बोधक। जैसे एक अगर वाक्य लिख दें कि हम में से प्रत्येक को लड्डू चाहिए, प्रत्येक को लड्डू चाहिए, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रत्येक को, सबको, ऐसा जहाँ भी आएगा तो क्या बन जाएगा, तो ये प्रत्येक बोधक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रत्येक बोधक बन जाएगा। तो ये मैंने आपके साथ स्पष्ट कर दिया, संख्यावाची, गणना बोधक, क्रमवाचक, आवृत्ति, समूह और प्रत्येक बोधक। प्रश्न यहीं से निर्मित होते हैं और इन्हीं को ऑप्शन में रखा जाता है, इसलिए हमको ये वाला सेक्शन जरूर तैयार करना होगा। और ये सेक्शन एक दो बार जब आप पढ़ेंगे तो इसके शब्द से ही क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है कि इसे कैसे आप परीक्षा में करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है ना हम बात करेंगे काहे की, परिमाणवाचक की। काहे की, तो परिमाणवाचक की बात करते हैं। अब कौन सा आ जाएगा हमारे सामने, तो परिमाणवाचक आ जाएगा कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो अगर यहाँ पे हम देख लें परिमाणवाचक में, परिमाणवाचक क्या होता है, देखिए परिमाण की अगर हम आपसे बात करें तो परिमाण का मतलब होता है मात्रा। मात्रा का मतलब होता है जिसको हम माप सकें और क्या कर सकें, तौल सकें, तो वो क्या होता, परिमाण होता, क्वांटिटी, है ना। और मात्रा जो होती है दो तरह की होती है, एक निश्चित होती है और एक क्या होती है, अनिश्चित होती है। एक निश्चित और दूसरी अनिश्चित होती है। तो ये दो तरह का हो जाता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। दो तरह इसके बना सकते हैं या दो रूप बना सकते हैं, पहला और दूसरा। तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक, और अगला क्या बन जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक बन जाएगा, है ना। तो ये हमारे हो गए दो तरह के। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कैसे आप पहचानेंगे कि परिमाणवाचक है, अगर मैं वाक्य आपके सामने रखना चाहूँ तो आप ये कह सकते हैं, कैसे, सोनी ने, मान लो मैंने वाक्य लिख दिया है ना, सोनी ने हलवे में 100 ग्राम चीनी डाली, है ना। तो कितनी डाली, 100 ग्राम, निश्चित है, ठीक है। अगर ये वाक्य में ही ऐसे लिख देता, सोनी ने हलवे में कुछ चीनी डाली, तो अब ये नहीं पता कितनी डाली, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। ये क्या हो गया, नीचे वाला अनिश्चित हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, तो निश्चित हो गया। यानी कि जब मात्रा के निर्धारण कर सकें, आप उसे माप तोल सकें, तो क्या है, निश्चित है। और जिसे केवल महसूस कर सकें, कितना आप कुछ कीजिएगा, क्या सोचेंगे, 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम 100 ग्राम, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। जिस तरह से हम इसको बोलते हैं ना, अगर आप इसी तरह से इस क्लासेस को सुन भी लिए तब भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आपको नौकरी करना तो हिंदी आना जरूर है, क्योंकि किसी ना किसी हर एक एग्जाम में है ना 30, 25, 20, है ना, यहाँ तक कि आरओ जैसे पेपर में तो 60 प्रश्न आ जाते हैं। तो आपको हिंदी तो मजबूत होना ही चाहिए। इसीलिए हम सबसे पहले हिंदी की बातें आपसे कर रहे हैं कि हिंदी अगर आपको आ गई तो ये निश्चित हो गया कि एक उसका छोटा सा सेक्शन तो आपको तैयार ही है, जो पूरी तरह से बाद में इसमें हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो किसी भी तरह से क्या होगी, दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सोनी ने हलवे में क्या डाल दिया, कुछ चीनी डाल दिया, ये क्या बन गया, तो अनिश्चितवाचक बन गया। अब अगर हम आपसे बात करें कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, सार्वनामिक को आप कैसे समझेंगे, तो आइए, कल हमने सर्वनाम में बातें की थी कि 3 सर्वनाम से सार्वनामिक बना सकते हैं, लेकिन आज इसको थोड़ा और डीप हम पढ़ेंगे, है ना, कि सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब कैसे होगा, तो देखिए सार्वनामिक विशेषण है ना, मैं यहाँ पे सीधी लाइन खींच के बना रहा हूँ, 1, 2, 3 और 4। तो अब सार्वनामिक विशेषण की बात करें अगर आपसे हम, तो पहला जो हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है वो होता है निश्चय या संकेतवाचक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, निश्चय वाचक या संकेतवाचक, क्या कह सकते हैं, संकेतवाचक, ठीक है, संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं। सार्वनामिक लगा लो आगे, सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं, सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। ये मैंने कल बात आपसे सर्वनाम में की थी कि अगर कोई संज्ञा है और संज्ञा से पूर्व क्या आ जाए, सर्वनाम आ जाए, और ये सर्वनाम इसकी विशेषता बतलाता हो संज्ञा की, तो इसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं।
संज्ञा से पूर्व कोई सर्वनाम लग जाए और सर्वनाम क्या करता हो, संज्ञा की विशेषता बतलाता हो, तो उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये बात तो आपको स्पष्ट है। तो एक हो गया निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगर मैं वाक्य यहाँ पे लिखना चाहूँ तो आप ये कह सकते हैं उस किताब को यहाँ ले आइए। मान लो मैंने ये लिख दिया, उस किताब को यहाँ ले आइए, यहाँ ले आइए, ये बात मैंने लिख दिया। उस किताब को मैंने इशारा कर दिया, कौन सी किताब, निश्चित है उसी किताब को लाना है। तो यहाँ निश्चितता का भाव भी है और संकेत का भाव भी है, इसलिए यहाँ पे क्या है, सर्वनाम उस लगा था। और किताब क्या है, संज्ञा, संज्ञा से पहले आया तो क्या बन गया, सार्वनामिक बन गया। लेकिन ये निश्चितता का भाव दर्शा रहा है तो कैसा हो गया, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, तो मैंने ये आपसे स्पष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें संकेत का भाव दिख रहा है और निश्चितता का भी भाव दिख रहा है, इसलिए क्या हो गया, तो ये सार्वनामिक विशेषण बन गया, कौन सा, निश्चयवाचक। तो इससे आपको मैंने स्पष्ट कर दिया। अगर दूसरे की हम बात करें कि दूसरा क्या हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक है ना, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जैसे वाक्य लिख दूं, कोई सज्जन आए हुए हैं, कोई सज्जन आए हुए हैं, तो कोई सज्जन आए हुए हैं। अब ये नहीं पता कौन सज्जन आए हैं, तो कोई सज्जन आए हुए हैं। सज्जन क्या है, विशेष, विशेष से पहले विशेषण मतलब सर्वनाम लगाया तो क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। तो इसलिए कैसा हो गया, अनिश्चय, क्योंकि इसमें अनिश्चितता का भाव है, ये निश्चित नहीं है कि कौन आया हुआ है। अब अगर हम तीसरा पहलू इसका देख लें, इन दोनों को लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इरेज कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, तीसरा जो हमारा हिस्सा है, तीसरा हमारा बन जाता है यहाँ पे कि प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या बन जाएगा, तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण से क्या हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण जहाँ पे प्रश्न पूछने का भाव हो, जैसे कौन आदमी आया है ना, कौन आदमी आया है, आदमी आया है, तो आदमी से पहले है सर्वनाम, बन गया सार्वनामिक, कौन आया है, प्रश्न पूछने का भाव है ही है, तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो इसको भी आप आसानी से कर लेंगे। अगला होता है हमारा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है, तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाएगा, चौथा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जहाँ पे विशेष, एक विशेष का दूसरे विशेष से क्या हो, संबंध दर्शाया जाए, संबंध बतलाया जाए, वो क्या हो जाता है, तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे जो आदमी कल आया था, वाक्य लिख दें, जो आदमी कल आया था, जो आदमी कल आया था, जो आदमी कल आया था वह बाहर बैठा है। मान लो मैंने स्पष्ट कर दिया, जो आदमी कल आया था वह बाहर बैठा है, वह बाहर बैठा है, बैठा है। तो अब देखो दोस्तों, ये जो है ये क्या है, संबंध रखना, वह से इशारा है ना, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, मैंने शुरुआत में कहा संकेत भी कह सकते हैं, लेकिन संबंध है कौन से आदमी में, जो बाहर बैठा है आदमी और जो कल आया था, उन दोनों के बीच का संबंध है, यानी कि वो दोनों एक ही हैं, इसलिए क्या हो गया, ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण बन गया। जैसे आप किसी लड़के की ओर इशारा करके ये कहे कि यह वही लड़का है जो मेरे कॉलेज में पढ़ता है, तो कॉलेज में जो पढ़ने वाला लड़का है उसी का संबंध क्या है, जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ ही आया होगा, और अब जब सर्वनाम आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। यानी कि मैंने आपको बतलाया कि विशेषण क्या होते हैं, विशेष की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगर विशेषण रिपीटेशन में आ रहा तो वाक्य में अतिशयता आ जाती है, या आप ये कह सकते हैं अगर कभी विशेषण वाक्य में नहीं दिया हो या संज्ञा नहीं दी हो, विशेष नहीं दिया हो, तो जहाँ पे जो विशेषण आता है वो एज ए संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। विशेषण के 4 प्रकार मैंने पढ़ा है, गुणवाचक, संख्यावाची, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण।
गुण में मैंने गुण और दोष की बातें कर ली। दूसरा मैंने आपसे कहा कि संख्यावाची जिसमें संख्याओं का बोध हो, ये 5 प्रकार के होते हैं, उसकी मैंने बातें आपसे कर ली। और फिर मैंने आपसे कहा कौन सा परिमाणवाचक निश्चित और अनिश्चित की बात कर ली। और फिर मैंने कहा आपसे सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण मैंने बताया 4 तरह से आ सकता है। तो ये चारों अगर ऑप्शन में दिए हैं तो आपको स्पष्ट, थोड़ा पेपर क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। लेकिन यही अगर डायरेक्टली एक पूछ लिया जाए इसमें से क्या होगा, तो आप चाहे जिसको टिक कर दें। तो ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। आज मैं इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बहुमूल्य टॉपिक है, मूल्य नहीं बहुमूल्य टॉपिक है। क्यों ऐसा ये प्रकरण है, क्योंकि इस प्रकरण से जो प्रश्न बनते हैं वो आरओ एआरओ जैसे एग्जाम में, क्योंकि आरओ और एआरओ में मेंस में भी क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं और वहाँ पे हिंदी लिखना होता है। तो अब हम जो क्लासेज इसके बाद आएंगे विशेषण के बाद, उसके शुरुआत में ही हम 15 मिनट आपसे डिस्कशन करेंगे या 10 मिनट मान लीजिए कि 10 मिनट हम शब्दों की परिचर्चा करेंगे आपसे। शब्द का मतलब विलोम, पर्यायवाची है ना, विलोम क्या होते हैं, पर्यायवाची क्या होती है, इसी तरह से विशेष का विशेषण कैसे बनेगा, तद्भव और तत्सम क्या होते हैं। और ये जो शब्द होंगे वही शब्द होंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होंगे या इसकी संभावना होगी 95% की, है ना, कि ये प्रश्न फिर से रिपीटिशन में आपको मिलेंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ उसको एक PDF बना के दे देंगे तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि मेंस में छांटना होता है और लिखना होता है। अगर शब्द आप लिखे हैं तो फिर क्या करेंगे, कर लेंगे। लोग कह देते हैं ना पढ़ लो काम हो जाएगा, पढ़ने से अगर सब कुछ होता तो आप पढ़ के अब तक कर लिए होते, है ना। तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो शब्द मैं यहाँ पे लिखूंगा वो परीक्षा में क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। और लोगों के यही प्रश्न गलत हो जाते हैं, पर्यायवाची पढ़ी, पेपर में आई ही नहीं जो आपने पढ़ा। तो उसका कारण क्या होता है, आपको वो पर्यायवाची पढ़ना है जो आपके पेपर से क्या रखती हैं, संबंध रखती हैं। तो आज के बाद जितनी भी हिंदी की क्लासेज आएंगी उन क्लासेस के शुरुआत के 10 मिनट में हम शब्दों को यहाँ पे लिख रखे होंगे, उसकी चर्चा पर चर्चा कर लेंगे। आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। उससे क्या होगा, आपको साथ में रिपीटिशन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, और बाद में क्या होगा, आप उसे अच्छे से कर रहे होंगे। क्योंकि आरओ का जो भी एग्जाम होने वाला है, आने वाला है, उसमें क्या होता है, हिंदी अपना बहुत बड़ा योगदान निभाती है। अगर हिंदी में 60 क्वेश्चन पूछ लिए और 60 में से आपने अगर 55 है ना 58 सही कर लिए तो मेरिट तो आपकी वैसे ज़्यादा हो जाएगी। अगर जीएस में कम भी रहा तो सिलेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आज दोस्तों में ही रखते हैं और अगली कक्षा आपको विशेषण का दूसरा पार्ट मिलेगा जिसमें हम बात करेंगे डिग्री की इसके, और दूसरी बातें हम इसमें करेंगे कि विशेष विशेषण कैसे बनता है। तो जय हिंद, जय भारत।